जर्मनी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ लहजे में पाकिस्तान को संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस मामले में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है। जर्मनी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, भारत को किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी के प्रवक्ताओं को अग्रेसिव पॉलिटिक्स की टिप्स दे रहे हैं और उसी तरह वो खुद भी बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी के गर्म खून वाले भाषण पर कैमरा पर प्रहार किया था और कल विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताते हुए विदेश मंत्री जे यानी एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। राहुल ने पहले सवाल में पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तीसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया जो उन्होंने नीदरलैंड के एक पत्रकार को दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार विदेश मंत्री से ये सवाल भी पूछ रही है कि पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी क्यों दी गई। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साल 1991 का एक समझौता सामने रख दिया है जिसने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1991 में ही कांग्रेस समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना। इधर कुछ ही देर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी जवाब सामने आ गया जिसमें बताया गया कि जिस वक्त ये समझौता हुआ उससे पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी नई जानकारी लेकर सामने आए और बताया कि यह समझौता 1994 में लागू हुआ था। एक तरफ राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है तो दूसरी तरफ सरकार ये तर्क दे रही है कि कांग्रेस के सवाल देश के खिलाफ साजिश जैसे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और राहुल गांधी के सवालों की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? ये चिंताजनक है। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि इतने बड़े आतंकी हमले और युद्ध जैसे माहौल के बाद भी संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हम भी तो करना चाहते हैं खुले आम सदन के अंदर कि कौन कहां क्या गलती की, तो इसके लिए तो जरूरत होती है कि सदन की सत्र बुलाना। ये सत्र क्यों नहीं बुलाते ये लोग? कांग्रेस लगातार ये भी सवाल उठा रही है कि जब 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए।
लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी आज पुंछ का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक फायरिंग के शिकार परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन जगहों का भी दौरा करेंगे जहां पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो कई लोगों से मुलाकात करेंगे और उन जगहों का भी दौरा करेंगे जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से नुकसान हुआ है। राहुल गांधी सुबह 10 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से पुंछ के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे उर्बा फातिमा जैन अली के घर जाएंगे। दोनों जुड़वा बच्चों की मौत पाकिस्तानी फायरिंग में हुई थी। दोपहर 12 बजे गोलीबारी से पीड़ित विहान के घर जाएंगे। फायरिंग में मारे गए कारी मोहम्मद के परिवार से भी मिलेंगे। जामिया जियाउल उलूम मदरसे में छात्रों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी गुरुद्वारा सिंह सभा जाएंगे, जिससे पाकिस्तानी फायरिंग से नुकसान पहुंचा है। क्षतिग्रस्त गीता भवन का भी दौरा करेंगे। गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। डल बंगले में पुंछ के स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 1:15 से 1:45 बजे तक मीडिया कर्मियों से मुलाकात करेंगे। शाम 3:45 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया के अलग अलग देशों में बेनकाब करने के लिए 2 प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद बैजंत पांडा का अगुवाई वाला डेलीगेशन रवाना हुआ है, जबकि सुप्रिया सुले की अगुवाई वाला डेलीगेशन आज रवाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारत कूटनीति के जरिए भी उसे घेरने में जुट गया है, जिसके तहत भारत के 2 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों के लिए रवाना हो चुके हैं। बैजंत पांडा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है, जिसके सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल है। डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। दूसरा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में रवाना हुआ। डेलीगेशन में शामिल नेता अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेंगे। इस डेलीगेशन में 8 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। वहीं तीसरा प्रतिनिधिमंडल भी आज रवाना होगा, जिसकी अगुवाई NCP सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। DMK सांसद कनीमोझी की अगुवाई में मॉस्को पहुंचे डेलीगेशन से रूसी नेताओं की मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने प्रतिनिधिमंडल में TMC सांसदों को नहीं भेजने के फैसले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए पार्टी से अनुरोध करना चाहिए था। ममता ने इस दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग दोहराई, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार की ओर से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल से अपने सदस्यों का नाम वापस ले लिया था, जिसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और उनके इस फैसले को सियासत की वजह से उठाया गया कदम बता रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में बयान दिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि भारत की वैश्विक आतंकवाद विरोधी मुहिम के तहत सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है। जैसा कि मैं लगातार कहती आई हूँ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय हित और हमारी संप्रभुता की रक्षा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षित वापसी के बाद संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ममता बनर्जी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की, जिस पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने X पर पोस्ट कर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। एक और इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने पर पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो दूसरी ओर पायलट के रवैये से इंडियन एयरफोर्स नाराज हो गई है, जिसका कहना है कि पायलट अगर चाहता तो प्लेन को भारत में लैंड करवाया जा सकता था। मौसम की मार से इंडिगो एयरलाइंस के 227 यात्रियों की सांस अटक गई थी। इंडियन एयरफोर्स का गुस्सा प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर्स पर भड़क गया, जिसका मानना है कि पायलट और क्रू चाहता तो प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर भी लैंड हो सकता था। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की 6C2142 फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। खराब मौसम में पायलट ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ान की इजाजत मांगी थी। खतरे को देखते हुए एयरफोर्स ने इजाजत से इनकार किया था, जिसके बाद पायलट ने लाहौर ATC से संपर्क किया। लाहौर ATC ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद एयरफोर्स ने प्लेन की लैंडिंग में मदद की। एयरफोर्स की मदद से श्रीनगर में प्लेन सेफ लैंड हुआ। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक
तनाव की वजह से दोनों देशों ने अपने एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद कर रखे हैं। ऐसे में अगर इंडिगो प्लेन का पायलट गलती से भी प्लेन को पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल कर देता तो प्लेन पर पाकिस्तान की ओर से हमला भी हो सकता था। वहीं मामले को लेकर अब डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान पर डबल वाटर स्ट्राइक करने में जुट गया है, जिसके बाद किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रही परियोजना का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। वहीं भारत की इस पहल से पानी के लिए परेशान हो रहे पाकिस्तान की मुश्किल में दोगुना इजाफा होने वाला है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत अब पाकिस्तान पर दूसरी वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रही रतले पन बिजली परियोजना का काम दिन रात शुरू कर दिया गया है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। रतले पन बिजली परियोजना के पूरे होने के बाद चिनाब के पानी को भी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा। रतले पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक जो होगी वाटर स्ट्राइक होगी। 2021 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जो जम्मू कश्मीर में नई ऊर्जा क्रांति के लिए उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। चिनाब नदी पर बन रही ये परियोजना 850 मेगावाट की है। 5281.94 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। NHPC और JKPDC संयुक्त रूप से इसे तैयार कर रहे हैं। इसके तहत 133 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। तो अगले कुछ सालों में ये परियोजना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक बोला। योगी के मुख से निकली एक एक बात पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि देश और धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान एक शब्द भी नहीं सुनेगा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सीएम योगी ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करने को भी कहा। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश करने वाली ईशा नाम के एक मॉडल को गिरफ्तार किया था। कल इस मॉडल की बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये वही ईशा छाबड़ा है जो सुरक्षा कर्मियों को चकवा देते हुए सलमान खान के घर तक पहुंच गई और लिफ्ट में सेल्फी ली थी। अब ईशा छाबड़ा को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने के बाद ईशा ने सुरक्षा कर्मियों से कहा था कि उसे चौथी मंजिल पर जाना है। ईशा जब बिल्डिंग के अंदर गई तो वो लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर चली गई और वहां से लिफ्ट के सहारे ही पहली मंजिल पर आ गई, जहां सलमान खान रहते हैं। ईशा ने सलमान के घर का डोरबेल भी बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गया तो ईशा ने कहा कि उसे सलमान खान ने मिलने के लिए बुलाया है। ईशा ने बताया कि वो सलमान खान की फैन है और इसी वजह से वो सलमान से मिलने पहुंची थी। पूरी जांच करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्हें ईशा में कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। ईशा की माने तो वो सलमान खान की फैन है, इसी वजह से उसने ये हरकत की। 32 साल की ईशा छाबड़ा 2016 से ही मुंबई में है और 6 महीने पहले ही बांद्रा शिफ्ट हुई है। इस बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि रात करीब 3:30 बजे ईशा सलमान खान के घर क्या करने गई थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुले मंच से अपशब्द कहे। राजनीतिक मतभेद में विधायक इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने तलवार निकालने की बात कह डाली। जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी। एमपी के भिंड जिले के लहार विधानसभा के विधायक अम्बरीश का ये गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फूटा। जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूँ कि मैं दहाड़ूंगा तो हो जाएगी। दहाड़ने और डराने की धमकी देने वाले विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 ऐसे ही पड़े रहते हैं।
खुद की तुलना हाथी से करने वाले विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खूब बेइज्जती की। उन विपक्ष के कांग्रेस के से मैं कहना चाहता हूँ, बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि कहाँ छूट गई। धमकियों से भरे विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार लेके धर ली पूरी। यूपी के कानपुर में डीएम ने काशीराम अस्पताल का दौरा किया और डीएम के इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तमाम खामियां पाई गई। साथ ही अस्पताल के कई कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। डीएम साहब ने अस्पताल का एक एक कोना देखा, एक्सरे रूम में गए, अस्पताल के गलियारे में घूमे, स्टाफ का रजिस्टर देखा, इधर गए उधर गए और इसके बाद जो मिला उसको कैमरे के सामने सबको बताया भी। यहाँ पे करीब 200 का मेडिकल स्टाफ है। कुल 200 में से करीब 64 लोग एब्सेंट हैं यहाँ पे इस समय। जो सीएमएस हैं वो भी 9 बजे आए हैं, जबकि इसका समय जो है प्रातः 8 से 2 बजे के बीच में। डीएम ने जब अस्पताल का अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो वो हैरान रह गए। दर्जनों डॉक्टरों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ नदारद था। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रजिस्टर में ही गोला लगाकर इनका वेतन रोकने का आदेश दिया। कई स्टाफ खुद ही लिख लेता है अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या नाइट ड्यूटी, जबकि ये अधिकार तो सीएमएस का या सुपरवाइजर का होना चाहिए। वो किसको नाइट ड्यूटी असाइन करते हैं। पेशेंट सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए और 9 बजे तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर। काशीराम अस्पताल में न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के कई जिलों के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। जिस तरह यहाँ अनियमितता पाई गई वो आंखें खोलने वाली है।